गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं आपको राष्ट्रीय आय में युक्त आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं, यानी कि NMMS नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। और कई राज्यों में बच्चों परीक्षा बस परसों ही है, यानी कि 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में है, 17 को मेरे ख्याल से राजस्थान और हरियाणा में है, और 20 को बच्चों उत्तराखंड में है। तो इस तरह से कई राज्यों की अब परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। इसके जस्ट बाद मैं बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि मैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6, ठीक है, तो आपके अपने भाई बहन हो या रिश्तेदार हो गए, चाचा चाची मामा मामी के बच्चे हों, अगर कोई हो तो उनको आप बता दीजिए, ठीक है। साथ ही विद्या ज्ञान स्कूल, ठीक है, तो इसकी मैं तैयारी कराता हूँ। मेरे ऑलरेडी मेरे स्कूल से बच्चे में निकलते हैं, रेगुलर निकल रहे हैं, ठीक है। और मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को हल करके अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, पहले से डाला हुआ है। ये कहीं पे बच्चों YouTube पे उपलब्ध नहीं है, कोई भी इस तरह से नहीं डाला जैसे मैंने डाला बच्चों। तो आप अपने रिश्तेदारों को जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर वो सिस्टमेटिक तैयारी करते हैं तो किसी भी कोचिंग, किसी भी अलग से उनको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है बच्चों, जो नवोदय है काफ़ी टफ एग्जाम है। इसमें 100 में से जब आप 96 लाएंगे, मतलब 96% इसका कट ऑफ जाता है, बहुत ही ज़्यादा नंबर लाने होते हैं, ठीक है। तो उसकी पूरी तैयारी मेरे चैनल पे बच्चों हो जाएगी, ठीक है। तो आइए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। और आज मैं बच्चों आपको विज्ञान के कई तरह के प्रश्नों को बताने जा रहा हूं, और ये एकदम अलग प्रश्न है, ठीक है। और अलग सब फायदा ये है कि आप जिस भी राज्य में होंगे, ये आपसे के कोर्स से रिलेटेड है और दिमाग पे बेस है बच्चों, तो ये आपको आगे काम भी आने वाला है। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, संश्लेषित वस्त्र पूरे दिन पहनने पर जब शाम को हम वस्त्र उतारते हैं तो त्वचा के छोटे बाल खड़े होने लगते हैं, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो बच्चों देखिए, जो ऑप्शन है अगर आप खुद से पढ़ लेंगे तो जल्दी ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये है आपका स्थिर वैद्युत बल, ये आपका ऑप्शन नंबर 4, ये इसका उत्तर है, ठीक है। फिर ये देखिए चित्र दिखा, मुझे लग रहा है छोटा ही करना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न उसकी वजह से आप पूरे देख नहीं पाएंगे, ठीक है। ये देखिए इसमें स्थिति दी गई है। पहले प्रश्न मैं दिखा दूं आपको। क्वेश्चन 2 है, दिए गए चित्र का अवलोकन करके स्थिति A, स्थिति B और स्थिति C में संबंध स्थापित किया। अब देखिए बोतल है, साफ साफ दिख रहा है, पानी भरा हुआ है, A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है। यहाँ पे दाब की स्थिति पूछ रहा है बच्चों। तो देखिए सबसे ज्यादा दाब C पे होगा, इसके बाद B पे होगा, इसके बाद A पे। अगर पूछा जाए सबसे कम दाब कहाँ है तो वो A पे है बच्चों, ठीक है, वो A पे है आपका। वैसे ही आपका बीच में B है, तो ऑप्शंस जो दिए हैं, ऑप्शन का चिन्ह बस ऐसे कर लीजिएगा, ये वाला, तब हो जाएगा। स्थिति A पर दाब कम है B से और B का कम है C से, तो उत्तर जो हो गया आपका बच्चों ये, या यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ स्थिति, ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला उत्तर इसका C जो है बच्चों सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 3, यदि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को बढ़ा दिया जाए तो दाब पर होने वाला परिवर्तन निम्न होगा। देखिए प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो इसमें जो है बल जो है बढ़ा दिया गया। अगर बल बढ़ा दिया गया तो दाब में क्या होगा, दाब भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों A सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। विद्युत मिक्सचर, आपने मिक्सी ग्राइंडर ये चलाया होगा ना, जो मसाला वगैरह पीसते हैं घर पे, ठीक है। विद्युत मिक्सचर को चलाने के कुछ समय पश्चात उसका जार गर्म हो जाता है, यह किस कारण से होता है? तो ये बच्चों होता है आपका फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण के कारण होता है, ठीक है। अब है 5, वायुयान की आकृति निम्न में से किसके समान होती है? ये काफी आसान प्रश्न है, पक्षी के समान होती है। अब देखिए ये सवाल, जोसेफ तेज हवा और वर्षा की स्थिति में अपने विद्यालय से घर आते हुए तेज हवा के प्रभाव और वर्षा के कारण काफी असुविधा महसूस करता है। निम्न में से कौन सा बल उसकी गति को कम नहीं करता? ठीक है, तो उसकी गति को कौन कम नहीं करेगा? ये आपका मांसपेशीय बल। मांसपेशीय बल तो उल्टा उसको खींच के आगे ले जाएगा। घर्षण कम करेगा, वायु की गति कम करेगी, और साथ में गुरुत्वाकर्षण भी कम करता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी हमें अपने केंद्र की तरफ खींचती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इससे, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा तो आप और चीजों को कर सकेंगे। अब देखिए इसमें मिलाना है बच्चों, मिलान कीजिए कॉलम A को कॉलम B से। जूतों का फटना, तरल पदार्थों पर लगने वाला बल, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कना, या टायरों का खांचेदार बनाना,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7 में बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो पहला जो है जूतों का फटना जो है वो है घर्षण के कारण, तो ये हो गया 1 नंबर। तरल पदार्थों पर लगने वाला बल, ये है बच्चों कर्षण, ये हो गया 2 नंबर हो गया आपका। कैरम पाउडर पर छिड़कने वाला पाउडर, ये आपका घर्षण कम करता है, ये तीसरा हो गया। ठीक है, और टायरों का खांचेदार बनाना, ये घर्षण अधिक करना, तो ये आपका चौथा हो गया। तो इसका बी आंसर बच्चों सही है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा 7वां वाला। अब आइए 8वां क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि की कंपन की आवृत्ति क्या होती है? तो 8 का है बच्चों 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो इसको भी मैंने बताया हुआ है, जो चमगादड़ होते हैं वो इसी के ध्वनि के ऊपर काम करते हैं। उनको आंख से भाई देख नहीं पाते हैं, लेकिन इतनी तेजी से ध्वनि फेंकते हैं कि उनको पता चल जाता है कि आगे कोई रुकावट है, तो वहां से वो डाइवर्ट होकर हट जाते हैं। और इस ध्वनि को, इसके ऊपर की ध्वनि को इंसान सुन नहीं सकता। इंसान कहां से कहां तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो 2 सवाल आपके यहाँ पे बच्चों तैयार हो गए। ठीक है, 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है? तो बच्चों 9वें का आंसर है आपका ए, 1 कंपन प्रति मिनट। देखिए कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, ये काफी बार मैंने बताया भी हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए मिलान कीजिए, जो हमारे साउंड सुनाई देता है बच्चों, ये जो भी हम सुनते हैं तो उसकी कितनी डेसिबल रेंज होती है ये दिया हुआ है बच्चों। तो इसमें जो पहला है सामान्य श्वास जो है वो होती है 10 डेसिबल की लगभग। ठीक है, और मंद फुसफुसाहट जो हम लोग करते हैं वो 30 डेसिबल होती है, और जो हम सामान्य बातचीत करते हैं वो 60 डेसिबल होती है। ठीक है, तो ये अलग एकदम सवाल था। अब देखिए इसके बाद है 11वां सवाल, जब विद्युत परिपथ में से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो विद्युत बल्ब प्रकाश देता है। ठीक है, तो 11 का उत्तर है बच्चों धारा की प्रतिरोध चमक का प्रभाव है ये। अब देखिए आपको बताया भी था मैंने कि ये ऐसे ऐसे फिलामेंट लगा रहता है टंगस्टन का, तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है, ये गर्म हो जाता है, गर्मी की वजह से वो रोशनी देता है। तो इसका उत्तर क्या है? डी है। आपके सामने प्रश्न 12 है बच्चों, निम्न में से कौन सा विलयन विद्युत बल्ब को दीप्तमान नहीं होने देगा? तो देखिए अब ये देख लीजिए, ये सर्किट बना हुआ है, तो ये सॉल्यूशन के ऊपर है कि अंदर क्या होगा। तो आइए इसके ऑप्शंस को देखें, आपने प्रश्न समझ लिया होगा। ये ऑप्शन है बच्चों, साधारण नमक का घोल, हाँ इसमें होगा। कॉपर सल्फेट इसमें भी होगा क्योंकि आयंस बनेंगे। सिल्वर नाइट्रेट इसमें भी होगा। AgNO3 इसमें भी होगा क्योंकि इसमें आयंस बनेंगे। आसुत जल में चीनी का घोल, ये बस बच्चों आसुत जल जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें आयंस होते ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसी में बिजली मतलब पास नहीं करेगी। तो ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए 13 वाला, जब विद्युत धारा सुचालक घोल में से गुजारी जाती है उसके रंग में होने वाला परिवर्तन गुण को दर्शाता है। तो 13 का है अब बच्चों धारा का रासायनिक प्रवाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, पुलों एवं तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि लोहे में जंग लगने की प्रकृति होती है, अतः इसे जंग से बचाने के लिए डैश की परत निक्षेपित की जाती है। तो ये देखिए लंबा क्वेश्चन बेशक दे दिया लेकिन आसान है, आपको पता है जिंक है और इसके प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब देखिए इस नंबर 15 है, आजकल CFL जो होता है बल्ब जलाते हैं हम लोग का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है, परंतु इसके बनने में एक हानिकारक धातु का प्रयोग किया जाता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, कैंसर उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। तो वो कौन सा चीज है जो उस पर यूज किया जाता है? वो है बच्चों पारा यानी कि मरकरी। इसको Hg लिखते हैं बच्चों ना, Hg को मरकरी कहते हैं, जो थर्मामीटर में भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसलिए देखिए आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी तो आ गए, उसमें उसका इस्तेमाल नहीं होता है। पृथ्वी पर स्पंद होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, तो इसमें बच्चों पृथ्वी का जो घूर्णन है वो उत्तरदायी नहीं है, बाकी सभी उत्तरदायी हैं। तो ऑप्शन ये सी आपका इसका उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कई बार मैंने बताया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। 18 है, नेत्र का कौन सा भाग आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो 18 का है बच्चों ये है परितारिका यानी कि आइरिस। ठीक है, अब है 19, ये 18 वाला काफी इंपॉर्टेंट था, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, नियंत्रित करता है। फिर है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना
पर कितने सेकंड तक बना रहता है? तो ये 19 का है बच्चों आपका बी, 1/16 सेकंड। ठीक है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने की सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कई बार मैंने बताया है 25 सेंटीमीटर, तो 20वां का है आपका सी। ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न होते हैं। प्रत्येक अक्षर के लिए बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर पंक्ति में डैश कक्षों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक पंक्ति में बिंदु डैश होते हैं। तो 21वां का बच्चों उत्तर है ए, 63, 2 और 3। ठीक है, ये एकदम अलग प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद 22वां है, एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर खड़े होकर एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है, गेंद पर क्या प्रभाव होगा? तो 22 का है बच्चों आंसर, ऊपर जाएगी तथा वापस चंद्रमा की सतह पर आ जाएगी। ठीक है, फिर है इसको देखिए मिलान करना हमें। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसमें जो है पृथ्वी, शनि और मंगल ये ग्रह है हमारे। पृथ्वी जो है आपकी नीली दिखाई देती है। ठीक है, 23 का ऑप्शन ए सही होगा बच्चों। ठीक है, ये नीला दिखाई देगा, शनि जो है वो आपका पीला दिखाई देगा, मंगल जो है लाल दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है, ये ग्रहों के रंग के बारे में था। फिर है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसमें बच्चों 24 का है डी, जल का नहीं किया जा सकता, बाकी सभी का किया जाता है। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आ सकता है। 25वें का बी है अवतल लेंस। ठीक है, 25 का बी अवतल लेंस। अब ये देखिए, ये भी अलग क्वेश्चन है बच्चों। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक और लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? ठीक है, 26 का है बच्चों बी, घट जाएगा। अब धीरे धीरे झूला चलने लगेगा। ठीक है, अब है किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? काफी बार बताया मैंने, ठोस। किसमें एकदम नहीं होता है? तो निर्वात में नहीं होता है। किसमें सबसे कम होता है? तो गैस में होता है। ये तीनों पॉइंट बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये देखिए, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? 28 वेरी इंपॉर्टेंट, धन आवेश। ठीक है, अब देखिए इस वाले में नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में कौन से बल्ब दीप्त अवस्था में होंगे जब कुंजी ऑफ स्थिति में होगी? तो 29 का है बच्चों सी, सिर्फ आर और एस ही जो होंगे दीप्त अवस्था में, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, अब है इसके बाद क्वेश्चन 30, भारत में प्रयोग किए जाने वाले फ़ारेनहाइट स्केल का परिसर होता है। तो आप थर्मामीटर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये होता है 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। ये थी आज की वीडियो। अगर इसके और पार्ट चाहिए, बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, ढेर सारे हैं। कुछ आपके आउट ऑफ 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स के हैं। ठीक है, इसके बावजूद मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चाहिए होंगे तो आप लिखिएगा, तो मैं और इसके क्वेश्चंस बच्चों बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।